तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको हमने बताया है कि हम यूपी बोर्ड का मैथ का और साइंस का शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी जो भी विद्यार्थी इस साल क्लास 10th में हैं और वो 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए हम अपने चैनल पर मैथ और साइंस बिल्कुल फ्री में एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर हमने आपको केमिस्ट्री पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आप साइंस की वीडियो को देखें तो वहाँ पर हमने आपको बताया था केमिस्ट्री में जो पहला पार्ट था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें हमने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो को बता दिया था। और जो सारी चीज़ें बच गई हैं आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, कहाँ तक देखिए। ये सारी चीज़ें हम अपने पहले वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। यानी ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। मतलब इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए जिन चिन्हों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है उनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपके साथ जुड़कर आपका पूरा का पूरा मैथ और साइंस खत्म करवा देंगे, जिससे अगर आप बोर्ड पेपर में बैठो तो ऐसा कोई भी प्रश्न न रहे जो आपके समझ में न आता हो। यानी आप पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़िए, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण का महत्व। देखिए, जब रासायनिक समीकरण आप पढ़ते हो तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस यानी उसके कमियां और उसकी खूबियां दोनों आपको बतानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसका महत्व पढ़ रहे हैं, यानी एक तरीके से रासायनिक समीकरण के क्या लाभ हैं ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो महत्व है वो ये है कि कोई भी रासायनिक समीकरण उसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पाद के बारे में जानकारी देता है। यानी जो आप रासायनिक समीकरण लिखते हो उसमें वो रासायनिक समीकरण आपको क्या जानकारी देता है, ये जानकारी देता है कि उस अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है और अभिक्रिया के पश्चात क्या बन रहा है। जैसे अगर हम जल की ही बात कर लें, जैसे H2 + O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो हमारा जल बनता है H2O। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लिखे हैं ये एक रासायनिक समीकरण है। और रासायनिक समीकरण में तीर के इस तरफ अगर आप देखो तो हमने लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक बोलेंगे। और जो तीर के इस तरफ है वो हमारा उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया हमको क्या बताता है, अभिकारक कौन से हैं और उससे क्या उत्पाद बन रहा है। तो पहला तो ये महत्व हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए क्या है कि इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं की संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अभिकारक और उत्पाद के जो अणु हैं उनमें परमाणु किस प्रकार से संगठित होकर व्यवस्थित रूप से यहाँ पर व्यवस्थित रहते हैं, ये हमको रासायनिक समीकरण का महत्व बताता है। यानी इससे हमको पता चलता है कि अभिकारक में, जैसे अगर आप यहाँ पर H2 देखो तो इससे पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का एक अणु लिया गया है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु लिया गया है। यानी ये बताता है अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं का संगठन। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर भाग ले रहे हैं। जैसे उत्पाद को देख लीजिए, उत्पाद हमारा क्या है, H2O है। तो H2O में केवल और केवल हाइड्रोजन ही नहीं है, केवल और केवल ऑक्सीजन ही नहीं है, यहाँ पर दो तत्व मिलकर यहाँ पर
उत्पाद बना रहे हैं, यानी हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो वही कह रहा है कि इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का भी ज्ञान होता है, यानी इसमें अणुओं का कितना संख्या है और उसका द्रव्यमान कितना है, इसका अनुपात का पता चलता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के यहाँ पर अणुओं की संख्या कितना है, एक है, और एक अणु है H2। अगर हम इसका द्रव्यमान देखें तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है, तो दो परमाणु हैं तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यानी इससे पता चलता है कि अणुओं की संख्या और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर अणुओं की संख्या, अणु कितने हैं, एक हैं, और अगर द्रव्यमान देखें तो द्रव्यमान इसका कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें अनुपात निकालें तो 2:1 हो जाएगा, यानी ये द्रव्यमान है और ये क्या है आपका यहाँ पर अणुओं की संख्या है। ठीक है, तो अगर ये देखिए हम परमाणु का लिए हैं, यानी परमाणु का द्रव्यमान जोड़े हैं, ऐसा नहीं है कि अणु का लिए हैं। अगर अणु का लेंगे द्रव्यमान तो यहाँ पर एक भी आप ले सकते हो, लेकिन एक होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर द्रव्यमान संख्या और अणुओं की संख्या में अनुपात बता दिया। अगर हमको अणुओं की संख्या और द्रव्यमान संख्या के अपेक्षित अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले अणुओं की संख्या जो कि एक है, और उसके बाद द्रव्यमान संख्या जो कि कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। चौथा कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। अभिक्रिया की प्रकृति से मतलब ये होता है कि वह उष्माशोषी अभिक्रिया है या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इन सारी चीज़ों का पता किससे चलता है, रासायनिक समीकरण से चलता है। ठीक है, अभी आएगा उष्माशोषी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए ये सारे पॉइंट को आप याद करके चलिएगा, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बोर्ड पेपर में रासायनिक समीकरण के किन्हीं दो महत्व को लिखिए और आपने याद नहीं किया है तो आप 2 नंबर में, अगर ये प्रश्न पूछेगा तो 2 नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि आप याद ही नहीं किए हो। तो ये सारी चीज़ें समझ के चलिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। यानी रासायनिक समीकरण द्वारा जो निर्मित गैसीय आयतन है, यानी गैसीय जो पदार्थ है उनके आयतन भी अगर आप ज्ञात करना चाहो तो ज्ञात कर सकते हो। तो ये रही आपके रासायनिक समीकरण का महत्व। और एक बात हम आपको और बताते चले कि अगर आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट चाहिए पीडीएफ में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। जब आप वीडियो खोलोगे तो वीडियो जैसे ये चल रहा है और इसके नीचे देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन होता ही है, यहाँ पर जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, मैथ का प्लेलिस्ट दिया रहता है, साइंस का प्लेलिस्ट दिया रहता है। सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं ताकि अगर कोई विद्यार्थी चाहे भी तो आराम से पढ़ सकता है। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को अगर आप हमारे ज्वाइन कर लोगे तो जितनी भी पीडीएफ रहेगी, क्लास नोट्स रहेगा, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। इवन अगर कोई अपडेट आता है यूपी बोर्ड की तरफ से कि आपका पेपर कब होगा या मॉडल पेपर कब आ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे आएंगी, तो वहाँ वो सारी जानकारी अपडेट कर दी जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसके महत्व को पढ़ लिए हैं, अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या है आपका रासायनिक समीकरण की सीमाएं। देखिए रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, यानी देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई भी चीज़ें 100% कभी भी परफेक्ट नहीं होती, वहाँ पे कुछ न कुछ लूप फॉल्स रहता ही है। यानी ये क्या है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। सीमाएं से मतलब ऐसे समझ सकते हो रासायनिक समीकरण की खामियां क्या है, यानी हानियां। हानियां का मतलब ये होता है कि रासायनिक समीकरण की ऐसी क्या क्या हानि हो सकती है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हानि न बोलकर क्या बोल दिया है यहाँ पर, सीमाएं बोल दिया है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि रासायनिक समीकरण के कोई दो नुकसान बता दीजिए तो आप इन्हीं नुकसान को लिखोगे, यानी इन्हीं सीमाएं को लिखोगे, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण की सीमाएं में अगर हम पहला देखें तो लिखा है इससे अभिकारकों एवं
उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी कोई भी रासायनिक समीकरण अगर लिखा है तो उससे आप ये नहीं बता सकते कि जो अभिकारक है या उत्पाद है वो किस अवस्था में है। आप कहोगे नहीं सर हम लोग बता सकते हैं। जैसे अगर हम कहें एन ए और Cl की अभिक्रिया करवा दे तो क्या बनता है, NaCl बनता है। Na क्या होता है, सॉलिड होता है, क्लोरीन जो होता है वो गैस होता है, और ये लवण बनता है, यानी ये भी आपका सॉलिड होता है। इसका मतलब ये है कि हमको तो अवस्था पता है। हमको अवस्था इसलिए पता है, देखिए सर ये सॉलिड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। ये गलत बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है इससे अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। देखिए जो आप यस लिखते हो, जी लिखते हो, यस लिखते हो, वो ये बताता है कि वो ठोस है, गैस है, ठीक है। या AQ लिखते हो तो वो बताता है इक्वा है, यानी जली है। लेकिन कितना ठोस है, कितना गैस है या कितना जली है, जैसे जली है तो जली में वो गाढ़ा भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है। तो ये सारी जानकारी हमारा ये जो रासायनिक समीकरण है वो नहीं देता। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम को आपने लिख दिया यस, यस मतलब सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। लेकिन कितना ठोस है, पारे जैसा ठोस है या हीरे जैसा कठोर है, कितना ठोस है हमें नहीं पता। गैस है तो गैस में कैसा गैस है, हल्का गैस है, भारी गैस है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता। जैसे NaCl बन गया, ये भी ठोस अवस्था में, लेकिन कितना ठोस है, पत्थर की जैसा ठोस है कि यहाँ पर भुरभुरा है, ये सारी चीज़ें हमको ये समीकरण नहीं बताता। तो निष्कर्ष यही निकला कि इससे आप अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती। यानी अभिक्रिया संपन्न होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना दाब चाहिए, उत्प्रेरक किस प्रकार का होना चाहिए, इन सभी की जानकारी हमको परफेक्टली नहीं मिल पाती। यानी हमको बस इतना पता होता है कि अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया में कौन कौन से उत्पाद लगे हैं, यानी कौन कौन से अभिकारक लगे हैं और क्या उत्पाद बन रहा है, यही हमको पता चलता है। ये पता नहीं चलता कि ताप कितना है, दाब कितना है और उत्प्रेरक क्या है, ठीक है। आप कहोगे नहीं सर हमने हैबर प्रक्रम द्वारा अगर पढ़ा था अमोनिया का बनना N2H2, तो यहाँ पर हमने लिखा था कि अगर 500 डिग्री सेल्सियस और 200 आपका ATP एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी 200 वायुमंडलीय दाब पर 500 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो चूर्ण है लोहे का उसको उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करें तो ये आपका अमोनिया बनता है, NH3 बनता है, ठीक है। ये देखिए हमने प्राप्त किया था। आप कहोगे सर इसमें तो सारी जानकारी दिया है, तो ये ऐसा क्यों लिख रहा है कि इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती। देखिए कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें उल्लेख पहले से ही किया रहता है कि अगर आप इस अभिक्रिया को इतना वायुमंडलीय दाब पर, इतना टेम्परेचर पर और ये उत्प्रेरक लोगे तो आपको उत्पाद मिल जाएगा। लेकिन हर एक अभिक्रिया में ऐसा नहीं लिखा रहता। जैसे अगर आप जल ही जो बना रहे थे यानी H2+O2 लेकर जो आपने H2O बनाया, उसमें यहाँ पर देखिए ना तो यहाँ पर लिखा था ना तो यहाँ पर लिखा था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई उत्प्रेरक प्रयुक्त नहीं हुआ है, कोई दाब नहीं लगा है, कोई ताप नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दाब लगेगा ही, कुछ न कुछ टेम्परेचर लगेगा ही, ठीक है। लेकिन ये जो समीकरण है आपका ये इन सारी चीज़ों को नहीं बताता, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि इससे अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिल पाती। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 200 की जगह मतलब ये नंबर जो है वो मे भी सही हो सकता है या नहीं हो सकता, इधर उधर 2-4 अंक हो सकता है, ठीक है। बट ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं, इससे अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारकों तथा उत्पादों के सांद्रण का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है और उसमें अभिकारक और उत्पाद का सांद्रण क्या है। सांद्रण का मतलब ये होता है कि अभिकारक कितना गाढ़ा है,
या कितना तरल है, या उत्पाद कितना गाढ़ा है या कितना तरल है, इन सब के बारे में ये जानकारी नहीं देता। कौन नहीं देता? रासायनिक समीकरण नहीं देता। ठीक है, चलिए चौथा देख लेते हैं। इससे अभिक्रिया में प्रयुक्त माध्यमिक पदों की जानकारी नहीं मिलती। माध्यमिक पदों का मतलब ये होता है कि अभिक्रिया कहाँ पर कराई जा रही है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लें और हम जल बना दें, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, ये कहाँ मिला रहे हैं? बर्तन में मिला रहे हैं, कांच की नली में मिला रहे हैं, लेबोरेटरी में मिला रहे हैं, वहाँ पे रख के कहाँ पर ये अभिक्रिया हो रही है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। ठीक है, चलिए पांचवा देख लेते हैं। इससे अभिक्रिया के पूर्ण होने, यहाँ पे केक लिख दिए, यहाँ पर के होना चाहिए। इससे अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिलती। यानी अभिक्रिया कितने समय में पूरा होगा, ये समीकरण हमारा नहीं बताता। क्यों? क्योंकि जो हमारा समीकरण होता है वो आपका क्या होता है? अक्षर और संख्याओं का मेल होता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं होता। बस वो ये जानकारी देता है कि कौन से तत्व या कौन से यौगिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और कौन सा उत्पाद बन रहा है। वो इतनी सारी चीज़ों की सटीक जानकारी नहीं देता। ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ें हमने लिखवाया है, क्वेश्चन आपसे बोर्ड पेपर में कैसे पूछेगा? रासायनिक अभिक्रिया की 2 कमियां बताइए, या रासायनिक अभिक्रिया की 3 कमियां बता दीजिए। या ऐसे भी पूछ सकता है, रासायनिक समीकरण के किन्हीं 2 सीमाओं को लिखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछता। ये जो क्वेश्चन आएगा ये 2 अथवा 2 नंबर में या 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कई तरीके की होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी तरीके की रासायनिक अभिक्रिया होती है। बारी बारी से चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जैसे पहला जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। देखिए नाम पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा। संयोजन, संयोजन का मतलब ये होता है कि इसमें कोई ना कोई पदार्थ आकर जुड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया को पढ़ते हैं। लिखा एक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ में तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता। यानी इन अभिक्रियाओं में अगर आप देखो तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब एक ही आपका उत्पाद होगा, इसमें एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम लोग अमोनिया को ले लें, किसको ले लें? अमोनिया को, NH3 को। अमोनिया की अगर अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl से करवा देते हैं तो हमको मिलता है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2 अभिकारक हैं और 2 अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद बना रहे हैं, एक के अलावा कोई भी अन्य उत्पाद नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर और एग्जाम्पल लें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम लोग क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवा देते हैं तो ये क्या बनता है? कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, यानी COCl2 बनता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर है क्लोरीन, ये 2 ठो अभिकारक हैं और रिजल्ट हमारा अकेला है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हमने एग्जाम्पल आपको समझा दिया, अमोनिया का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा के, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा के जो भी उत्पाद बना आपने देखा वो एकल उत्पाद था। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या है? वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है टूटकर अलग होना। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटकर अलग होना। यानी इसमें क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया का जस्ट विपरीत ये अभिक्रिया होती है। कैसे होती है? देखिए
यहाँ पर लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा लेने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता, अतः यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ही हुआ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक जो होता है वो बाह्य कारकों के द्वारा या बाह्य कारकों के प्रभाव में आकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और ये जो बाह्य कारक हैं वो या तो ऊष्मा हो सकता है, या तो प्रकाश हो सकता है, या तो विद्युत हो सकता है। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें, जैसे में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे। जैसे में अगर हम बात करें ऊष्मीय अपघटन की, किसकी बात कर रहे हैं? ऊष्मीय अपघटन। यहाँ पे लिख भी देते हैं ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ दो या दो से अधिक भाग में टूटे लेकिन वो ऊष्मा के प्रभाव की वजह से टूटे, तो इस प्रकार के रासायनिक अपघटन को बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। जैसे अगर ऊष्मीय अपघटन में देखें, कैल्शियम क्लोराइड को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? कैल्शियम क्लोराइड को, यानी कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट है ये। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी इसका ऊष्मीय अपघटन करते हैं। यहाँ पे लिख भी देते हैं ऊष्मीय अपघटन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग ऊष्मीय अपघटन करते हैं, ऊष्मीय अपघटन का मतलब ये होता है इसको हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, जब गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये क्या बन गया आपका? यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड बन गया ये, और उसके बाद ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कि एक ही आपका अभिकारक था। अभिकारक ऊष्मीय अपघटन यानी ऊष्मा को गर्म करने पे, यानी ऊष्मा को देने पर ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका दो उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार के अपघटन को क्या बोला जाता है? ऊष्मीय अपघटन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अगर हम दूसरा देखें, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं प्रकाश अपघटन। क्या देखते हैं यहाँ पर? प्रकाश अपघटन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश अपघटन। अब ये प्रकाश अपघटन क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें जो उत्पाद बनेगा वो दो बनेगा, लेकिन उत्पाद बनने के पीछे जो कारक होगा वो प्रकाश होगा, यानी प्रकाश बाह्य कारक होगा जो क्या करेगा? अभिकारक को दो उत्पादों में तोड़ देगा। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड को, ठीक है, अगर हम AgCl यानी AgCl को अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, किस में रख दें? सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य का प्रकाश, तो होता क्या है कि आपको Ag अलग मिल जाएगा और उसके बाद मिल जाएगा आपका क्या? यहाँ पर यानी सिल्वर आपको अलग मिल जाएगा और क्लोरीन अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर इसको अगर हम लोग क्या कर दें? संतुलित कर दें, तो देखिए अगर हम कहें कि AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो होता क्या है कि हमको सिल्वर मिलता है और क्लोरीन मिलता है। यानी इधर तो था आपका एक अभिकारक, लेकिन उत्पाद आपका एक और एक कितने मिलकर हो गए? दो आपके उत्पाद हो गए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक बाह्य कारकों के प्रभाव से आकर, यानी बाह्य कारकों के प्रभाव में आकर क्या करे? दो या दो से अधिक उत्पाद बना ले, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये जो बाह्य कारक होते हैं या तो ऊष्मा हो सकता है, या तो प्रकाश हो सकता है, या तो विद्युत हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको
दो एग्जाम्पल बताया है। कौन कौन सा? एक उष्मीय अपघटन का, जिसमें उष्मा यानी गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया था। दूसरा हमने आपको बताया प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में होता क्या था कि हमने एग्जाम्पल लिया सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड जो है, अगर उसको आप सूर्य के प्रकाश में रख दोगे तो सिल्वर अलग मिल जाएगा और क्लोरीन अलग मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन। यहाँ पर लिख भी देते हैं विद्युत, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर जल ले लें, क्या ले लें? जल यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2O। अगर हम लोग जल लेते हैं और इसका विद्युत अपघटन करते हैं, क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं। यानी अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर विद्युत अपघटन करें तो हमको हाइड्रोजन अलग मिलेगा और ऑक्सीजन अलग मिलेगा। अगर हम इसको क्या करें, यहाँ पर संतुलित करें तो दो यहाँ पर कर देंगे, दो यहाँ पर कर देंगे, बाकी सब संतुलित है। ठीक है, तो आपने देखा कि जल को विद्युत अपघटन करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपका पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। पोटेशियम क्लोराइड का अगर हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग यहाँ पर? विद्युत अपघटन कर देते हैं, तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है? पोटेशियम मिलेगा और क्लोरीन मिलेगा। तो यहाँ पर दो कर देंगे, यहाँ पर भी दो कर देंगे और यहाँ तो Cl2 है ही। ठीक है, तो ये जो हमको मिल रहा है ये किस वजह से मिल रहा है? विद्युत अपघटन की वजह से मिल रहा है। ठीक है, और ये कौन सी अभिक्रिया है? ये वियोजन अभिक्रिया है, यानी एक आपका अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जा रहा है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर और भी समझाया था कि अगर मान लेते हैं कि ये जो बाह्य कारक हैं जैसे उष्मा, सूर्य का प्रकाश या प्रकाश, विद्युत अपघटन, इनको अगर हम लोग हटा दें, यानी जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म कर दिया, गर्म करने के बाद हमको मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ये उष्मा को हटा दें तो उष्मा को हटाने के पश्चात ऐसा नहीं है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये दोनों मिलकर फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे, ऐसा नहीं है। यानी एक बार अगर अभिक्रिया हो गई तो चाहे आप बाह्य कारक को रहने दें या चाहे उसको हटा दें, आपका मूल रूप से जो पदार्थ था वो नहीं मिलेगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे ही अगर हम लोग AgCl को देखें यानी सिल्वर क्लोराइड को देखें तो सूर्य के प्रकाश में रखने पर अगर सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, तो अगर आप सूर्य के प्रकाश को हटा भी दोगे तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिलकर फिर से AgCl बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वही हमसे लास्ट में कहा था कि अगर हम लोग बाह्य कारक जो होता है उसको हटा भी लेते हैं तो हमारा जो उत्पाद है वो मूल पदार्थ में नहीं बदलेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था आपका कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए, अगर आप हमें आराम से सुनोगे, जो हम बोल रहे हैं अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आती जाएंगी। देखिए इसमें हो क्या रहा है, हम तो आपको दिखाई दे नहीं रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा आपके सामने स्लाइड चल रहा है और हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो आपको स्लाइड पर ध्यान से देखना है, आवाज़ को बढ़िया से सुनना है, सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेंगी। और एक बार समझ में चीज़ें आ गई तो आप कहोगे सर ऐसे ही और वीडियो लाइए ताकि हमारा सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ठीक है, चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को देखिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो हमारे इस काम में। चलिए देख लेते हैं तीसरा अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है? लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कहेगा कि आप हट जाइए और मैं आपकी जगह आ जाऊंगा। यानी ऐसे समझिए कि आप और एक और व्यक्ति हैं जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। वो अगर आपको हटाना चाहेगा तो वो आपके पास आएगा और आपसे कहेगा भाई साहब थोड़ा हट जाइए, हमको यहाँ बैठना है। अगर आप विरोध करोगे तो हो सकता है वो बल का प्रयोग करे, ठीक है। यानी आप उससे हार जाओगे और हट जाओगे अगर आप कमज़ोर हो तब। तो वही कह रहा है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व आता होता है वो कम क्रियाशील तत्व को धमकिया देता है, कहता है कि हटो, हम अब अपना जगह लेंगे। और वो जो कम क्रियाशील वाला तत्व होता है वो हट भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय चीज़ों को सुनने के, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं और कोई आपसे पढ़ने में तेज है तो वो क्या करेगा? हर बात पर मतलब लेक्चर देगा, आपको बताएगा कि देखो ये चीज़ें ऐसी होती है, तुमको नहीं आता, तुम ये पढ़ो वो पढ़ो। मतलब वो हमेशा आपको क्या करेगा? ये नीचा दिखाने का प्रयास करेगा कि देखो मुझे ज़्यादा आता है, तुम्हें कम आता है, तुम पढ़ो, मैं इस चीज़ को पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो आपके मन में हमेशा रहता है कि यार काश मैं भी ऐसे पढ़ता, मैं भी इसके जैसा तेज होता तो मैं इसको बताता कि चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से अपमान को सहन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर वही सारी चीज़ें यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में हो रही है। जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कहेगा कि भाई साहब आप हट जाइए, मैं आपकी जगह लूँगा। और वो जो कम क्रियाशील वाला तत्व है वो हट भी जाता है। तो इस तरीके की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सा? एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक लोग आया और जो कमजोर था उसको हटाकर उसका जगह ले लिया। दूसरा उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया समझा देते हैं आपको, उसके बाद उभय अपघटन अभिक्रिया आराम से आपको समझाएंगे। देखिए टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़िए। अभी आपके पास 3 महीने 4 महीने का समय है। अभी भी आप अगर पढ़ रहे हो तो अच्छा खासा नंबर ला सकते हो, ठीक है। अगर आप अभी से सीरियस हो जाओ पढ़ाई करने के लिए तो आपका 90+ आ सकता है। बहुत बड़ा नहीं है 90+ लाना, आराम से आ सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस दिखाना होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो जैसे हम ले लेते हैं लोहा Fe, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं कापर सल्फेट से। किससे अभिक्रिया करवा देते हैं? कापर सल्फेट से, यानी CuSO4 से अभिक्रिया करवा देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि देखिए जो आयरन होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है कापर की अपेक्षा। यानी जो आयरन होता है वो क्या करता है? ज़्यादा क्रियाशील होता है। किसकी अपेक्षा क्रियाशील होता है? कार्बन की अपेक्षा। देखिए जब हम आपको पढ़ाएंगे धातु एवं अधातु तो उसमें पढ़ाएंगे धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर बनी सारणी, और उस सारणी में क्लियर कट ये लिखा होगा कि जो आपके जो अधिक क्रियाशील तत्व हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को हटा देते हैं उनकी जगह से और उनका स्थान ले लेते हैं। वही यहाँ पर हो रहा है कि जो आपका Fe है यानी जो आयरन है वो कापर से क्या है? ज़्यादा क्रियाशील है। तो वो क्या कहेगा? कहेगा कापर भाई साहब आप हट जाइए। तो कापर देखिए हट गया, तो हुआ क्या? FeSO4 हो गया। देखिए ये जो Fe था ये कापर का जगह ले लिया, तो क्या बना लिया? FeSO4 यानी आयरन सल्फेट हो गया। फिर प्लस ये जो कार्बन है, सॉरी ये जो कापर है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये बेचारा ऐसे बाहर निकल के टुकुर टुकुर ताक रहा है, यानी कार्बन क्या हो गया? बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो आएगा और कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से अलग कर देगा और खुद उसका जगह ले लेगा। जैसे हमने यहाँ पर आयरन के केस में देखा कि आयरन ज़्यादा क्रियाशील था कापर से और आया, कापर का जगह ले लिया और कापर बहरे निकल के टुकुर टुकुर ताक रहा है कि भाई साहब मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। यानी अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है
किसी भी फील्ड में आपको जो दिया जाएगा आपको उसी में संतोष करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो जो टीचर या जो टॉपर आपको थोप देगा कि देखो तुम ये पढ़ लो वो कर लो, आप वही करते रह जाओगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि नहीं मुझे भी टॉपर बनना है, मुझे भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, आप आराम से टॉपर बन सकते हो, आराम से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और ये मार्क्स लाने की शुरुआत अभी से कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे रहेंगे, आपने कितनी भी मेहनत की हो, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं हैं तो सब लोग यही कहेंगे कि आप पढ़े नहीं थे। और अगर आपके नंबर अच्छे हैं, भले आपने पढ़ाई की नहीं की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोग कहेंगे कि पढ़ने में आप बहुत अच्छे थे, इसी वजह से आपका नंबर इतना आया। तो आप पढ़ाई में थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए, थोड़ा सा गंभीरता लाइए, टाइम टेबल बना लीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे नंबर लाइए। चलिए यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब होता है जो दोनों में हो। जैसे मेढक को क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है। क्यों उभयचर बोला जाता है? क्योंकि वो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। ऐसे यहाँ पर है उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय का मतलब जो दोनों में हो। इसमें होता क्या है कि देखिए, जो अधिक क्रियाशील तत्व था वो तो कम क्रियाशील तत्व का जगह ले लिया, लेकिन जो कम क्रियाशील वाला तत्व है वो कहाँ जाए? तो वो वहां जाता है जहां पर अधिक क्रियाशील तत्व छोड़कर आया था। यानी जो अधिक क्रियाशील तत्व था वो जो जगह छोड़कर आया था कम क्रियाशील वाला, उसी जगह पर चला जाता है। यानी अगर हम इसमें कहें कि ये होता क्या है, जैसे अगर एग्जाम्पल से हम समझाएं तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हम अगर बात कर लें सोडियम सल्फेट की, किसकी बात कर लें? सोडियम सल्फेट की। और यहाँ पर किसकी बात कर लें? बेरियम क्लोराइड की, यानी BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो सोडियम है ये उठकर जाएगा, बेरियम की जगह ले लेगा। तो बेरियम तो बाहर निकल गया, बेरियम बाहर निकलेगा, कहेगा रुको मैं तुम्हारी जगह लूँगा। यानी जो बेरियम है वो उठकर आ जाएगा सोडियम की जगह पर, और जो सोडियम है वो उठकर चला जाएगा बेरियम की जगह पर। तो बनेगा क्या? देखिए, अगर बेरियम सोडियम की जगह पर चला गया तो बनेगा बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4। और अगर सोडियम बेरियम की जगह पर आ गया तो ये बनेगा सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl। और यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये आपका संतुलित हो जाएगा। तो उभय अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो तत्व होते हैं वो आपस में अपनी जगह को बदल देते हैं। जैसे हमने देखा कि सोडियम बेरियम की जगह पर चला गया और बेरियम सोडियम की जगह पर चला गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में चीज़ें आई होंगी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे हैं और चीज़ें आपको समझ में भी आ रही हैं। और अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके आप बता सकते हो कि हाँ सर, हमको समझ में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए है आपका यहाँ पर उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रियाएं। देखिए, उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया को एकदम बेहतरीन तरीके से इसके नाम के अकॉर्डिंग आप परिभाषा बना सकते हो। देखिए, उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? जो उष्मा को बाहर निकाले। और उष्माशोषी का मतलब होता है जो उष्मा को अपने अंदर ग्रहण करे। तो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने पहला लिखा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या लिखा है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त का मतलब होता है बाहर कोई और निकलती हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे अगर हम ग्रेफाइट को, किसको? ग्रेफाइट को ऑक्सीजन में क्या करेंगे? ऑक्सीजन की मदद से जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखिए आप, कार्बन, ग्रेफाइट मतलब कार्बन होता है, कार्बन का ही अपर रूप कौन होता है? ग्रेफाइट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इसके साथ साथ हमको क्या मिलता है? यहाँ पर उष्मा मिलता है, और वो उष्मा बाहर की तरफ निकलता है। तो बाहर की तरफ निकली हुई उष्मा को हम लोग उत्पाद की ओर प्लस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तो ये कितना उष्मा निकला? 94 किलो कैलोरी। कितना उष्मा निकल गया? 94 किलो कैलोरी। हमने
पिछली भी वीडियो में इसका एग्जाम्पल दिया था। इतना बात समझ में आया? यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है यानी बाहर की ओर निकलती है, क्या कहलाता है आपका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की मदद से जलाया तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला और ऊष्मा मिला 94 किलो कैलोरी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बात कर लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। तो ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है? शोषी का मतलब होता है सोखना, यानी ये ऊष्मा यानी गर्मी को क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, सोखता है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है आपका? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला दें और मिलाने के बाद उच्च ताप पर गर्म करें, उच्च ताप पर क्या करें? इसको गर्म करें, तो गर्म करने पर हमको मिलता है यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर यहाँ 2 लगा दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर पूरी तरीके से संतुलित हो जाएगा। तो अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिलाकर हाई टेम्परेचर पर गर्म करें तो गर्म करने के बाद ये क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। क्या बनता है आपका? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और उसके बाद आप देखोगे कि ये ऊष्मा को क्या करता है? अपने अंदर सोखता है। कितना ऊष्मा सोखता है? 45 किलो कैलोरी। 45 किलो कैलोरी ऊष्मा को क्या करता है? ये सोखता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा सोखी जाती है। जबकि ऊष्मा क्षोभी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा निर्मुक्त होती है यानी बाहर की तरफ निकलती है। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों अभिक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर ये सारा चीज़ आप ये सारा कंटेंट पीडीएफ के रूप में अगर प्राप्त करना चाहते हो आप, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम पर हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और ये सारी चीज़ें वहां पर मतलब प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीकरण। क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीकरण। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे। तो चलिए ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है अभिक्रिया के दौरान, यानी जब अभिक्रिया हो जाती है तो जो उत्पाद मिलता है उसमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो बोला जाता है कि वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा हम लिख कर ले आए हैं। किताब में बहुत सारी परिभाषाएं दी रहती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, तो हम आपको ऐसी सरल सरल परिभाषा बता रहे हैं जो आपके दिमाग में तुरंत ही धस जाएगा कि हाँ यही तो होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकलने लगते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और यही हमारा क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं हमने लिया सोडियम को। किसको लिया? सोडियम को। अब ये जो सोडियम है अगर ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा? अपने से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? त्याग देगा, जिसकी वजह से इस पर जो बनेगा एक धन आयन बनता है। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी,
तो इस पर क्या बनता है, 1 पॉजिटिव, मतलब एक धनायन ये बना लेता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया के दौरान या अभिक्रिया के पश्चात क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर अपचयन का, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अपचयन का। अपचयन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर अगर हम सोडियम को देखें, ये 1 पॉजिटिव है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब सोडियम बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आपको याद करने की जरूरत नहीं। हमने सोडियम का जो एग्जाम्पल दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि आपको समझ में आए, आपको समझ में आना जरूरी है। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि जो भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए, और जिनको अगर आप याद करो तो याद करने में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। सोडियम का एग्जाम्पल देखिए, एकदम सरल है। पेपर में आपको केवल एक एग्जाम्पल देना होता है, परिभाषा लिखनी होती है, आपका नंबर पूरा का पूरा मिल जाता है। इसी वजह से हम लोग बहुत सारा यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर नहीं आए, क्योंकि अगर बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताने लगेंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आपको बर्डन टाइप फील होगा, मतलब लगेगा कि अरे यार हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा तो किताब ही पढ़ लेते। ठीक है, तो ऐसा आपको फीलिंग ना आए, इस वजह से हम आपको वो सारी चीज़ें समझा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं आक्सीकारक का। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, आक्सीकरण पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा अपचयन, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आक्सीकारक। आक्सीकारक का क्या मतलब होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पर आक्सीकारक का मतलब क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्यागना की ग्रहण करना, तो अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बताया है, अपचयन में सोडियम जो 1 पॉजिटिव था उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो गया। तो अपचयन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो वही कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सीकारक कहते हैं, अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। हमने आपको बताया ना कि अपचयन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। तो वही कह रहा है कि वह अभिक्रिया या वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है आक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, आक्सीकारक कहलाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वही क्या कहलाएगा, आक्सीकारक। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, हमारे पास है आयोडीन, और आयोडीन में हम देख रहे हैं कि 1 निगेटिव है, और अगर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवा दें, किससे करवा दें, क्लोरीन से करवा दें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 ठो है तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी आयोडीन के, ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद क्या बनाएगा, 2Cl, यहाँ पर निगेटिव, फिर यहाँ पर जो I2 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, क्लोरीन को दे दिया। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो यहाँ पर धनायन बनता है, तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, 2 ठो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो ये I2 क्या बन गया, पॉजिटिव में बन गया, यानी I2 धनायन बन गया। लेकिन जो क्लोरीन है वो क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन है ये क्या है, आपका आक्सीकारक है। यानी जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान
इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही क्या कहलाता है, आक्सीकारक कहलाता है। तो इस एग्जाम्पल में हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन आयोडीन का लेकर 2Cl निगेटिव बना लेता है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, आपका आक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका आक्सीकारक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा है अपचायक। अपचायक क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अर्थात अपचायक पदार्थ या अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी और अगर वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो वो क्या होगा, आपका अपचायक होगा। क्या होगा यहाँ पर, अपचायक। जैसे अगर हम बात करें इस ऊपर वाले एग्जाम्पल की, तो इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखिए आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो अपचायक होगा। तो आयोडीन क्या है, अपचायक है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऑक्सीकारक होगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हालांकि हम और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आयरन की बात करें तो Fe3 पॉजिटिव होता है। अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग आयोडीन के साथ करवा दें तो यहाँ पर होगा क्या, अभिक्रिया के पश्चात ये बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव और उसके बाद प्लस I2 बन जाएगा और इस पर आपका आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर 2 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर I2 हो रहा है, और यहाँ पर कितना कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 2। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो आयोडीन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है मतलब क्या होता है कि ये किसको दे रहा है, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन त्याग कर बना ले रहा है I2। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है। और जब त्याग देता है तो क्या बनाता है, I2 बनाता है। तो जो भी पदार्थ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आयोडीन है ये है क्या, अपचायक है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अपचायक और ऑक्सीकारक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे। आगे आपका क्या है, आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसको और भी नाम से जाना जाता है। इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, इसको अपचयोपचय अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अपचयोपचय अभिक्रिया के नाम से भी किसको जाना जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया को। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन अगर आप ध्यान से उच्चारित करोगे हमारी तरह अपचयोपचय तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोनाउंस कर पाओगे। तो इसको सिंपली बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। पेपर में भी आता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से ही अक्सर आता है। लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास व दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये होता है कि इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरा उसी समय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा होता है, और ये जो अभिक्रिया होती है वो एक साथ चलती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे में हमने एग्जाम्पल लिया है डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया निम्न है। देखिए जो सेल होता है, सेल कई तरीके के होते हैं। जो आपका बैटरी होता है वो भी सेल होता है, जो आपके टार्च में लगता है वो भी सेल होता है। तो ऐसे डेनियल सेल होता है। इसमें इसके अंदर जो होने वाली अभिक्रिया होती है उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए होता क्या है डेनियल सेल में कि जिंक जो होता है जेडेन की अभिक्रिया कापर सल्फेट से करवाई जाती है। किससे करवाई जाती है, कापर सल्फेट से। तो ये होता क्या है कि जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है और कापर कम क्रियाशील होता है। तो अभी हमने आपको बताया
कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन के लवण से अलग कर देता है। मतलब कॉपर को जिंक क्या कहेगा, कहेगा भाई साहब आप उठकर यहाँ से जाइए, अब मैं आ गया हूँ, मैं आपकी जगह लूँगा। तो Zn जब Cu का जगह लेगा तो ZnSO4 बनाएगा और क्या बनाएगा आपका कॉपर, कॉपर भाई अलग हो गया। ये जो अभिक्रिया है ये तो नॉर्मली अभिक्रिया लग रही है, लेकिन अगर इसके अंदर झांक कर देखा जाए तो इसमें हो क्या रहा है। देखिए जो जिंक होता है, जो सेल होता है उसमें दो ठो क्षण होती है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है, जो एनोड होती है वो प्लस वाली होती है और जो कैथोड होता है वो क्या होता है, माइनस वाली। यानी जो सेल होता है, अगर आप यहाँ पर ऐसे देखा करो, जैसे ये मान लेते हैं हमने सेल बना दिया, सेल बनाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपर वाला प्लस होता है और यहाँ नीचे वाला माइनस। तो एनोड प्लस होता है, कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। तो होगा क्या कि जो Zn है, अगर हम देखें एनोड पर अभिक्रिया होगी तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो Zn2 पॉजिटिव बनाता है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ये करता क्या है, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये Zn2 पॉजिटिव बना लेता है। अब बात कर लेते हैं कैथोड की। कैथोड पर क्या होता है, ये जो कॉपर होता है, ठीक है, यानी जो कॉपर होता है वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को, कॉपर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करके क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। तो अभी हमने आपको बताया कि जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक है, यानी उसका अपचयन होगा। यानी यहाँ पर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यहाँ पर लिखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पर वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कमी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उसका ऑक्सीकरण होगा। तो ये जो जिंक है, जिंक, जिंक को अगर आप देखो तो जिंक क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये जो कॉपर है ये क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। ठीक है, और उसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर जिंक को देखें तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जिंक का हो रहा है ऑक्सीकरण, और ये जो कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। क्यों, क्योंकि कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो अभिक्रिया रेडॉक्स वाली क्या कह रही थी, परिभाषा क्या बता रहा था कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना दोनों साथ साथ होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। तो अगर हम इसको मिला देंगे तो देखिए इधर क्या बन जाएगा, Zn प्लस Cu पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। यहाँ पर दो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इधर इधर देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर हो जाएगा। तो आप देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण। और ये वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है क्या कहलाता है, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है और दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, और ये जो ग्रहण करना और त्यागना होता है ये साथ साथ होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाने का यहाँ पर आपको कोशिश किया है। तो ये जो चैप्टर है आपका ये पूरी तरीके से
यहाँ पर पाठ 1 समाप्त हो गया। यानी जो केमिस्ट्री का पार्ट 1 था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये समाप्त हो चुका है इस वीडियो के माध्यम से। इसका 2 पार्ट हमने बनाया है, एक ये जो आप देख रहे हो और एक इससे पहले। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए, वहाँ से आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और यहाँ पर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।